अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपनी नई दरसी किताब 11वीं जमात की नई दरसी किताब के निसाब के हवाले से बात करेंगे और इसके साथ साथ हम उसकी पेपर पैटर्न के हवाले से बात करेंगे कि 100 नंबर के जो पेपर हैं उसमें किस किस्म के सवालात आते हैं, कितने हिस्सों पर मुश्तमिल ये पेपर होता है। याद रखिएगा कि जब तक हमें पेपर के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल ना हो हम उसकी बेहतर अंदाज से तैयारी नहीं कर सकते। कि बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आपको किसी जगह पर जाना हो अपनी मंजिल की तरफ, लेकिन अगर आपको रास्ता ना पता हो तो ये बड़ा दुश्वार हो जाएगा वहाँ पर पहुँचना। तो अगर हमें पता है कि हमारा पेपर का पैटर्न किस तरह का है, किस तरह के सवालात आते हैं, कितने निसाब में से आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, तो हमारे लिए उसकी तैयारी करना बेहद आसान हो जाता है। और इसके साथ साथ हम थोड़ा सा मवाजना भी करेंगे कि हमारी जो पिछली किताब थी और अब जो नई किताब है उसमें किस हद तक जो है वो फ़र्क भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वक्त आपके सामने नई हमारी 11वीं जमात की कराची बोर्ड की जो किताब है उसका टाइटल पेज मौजूद है और गुलजार उर्दू 11वीं जमात के लिए आजमाइशी इशाअत ये लिखा हुआ है इसके ऊपर, क्योंकि अभी इसमें कुछ तब्दीलियाँ शायद आगे चलकर हो सकती हैं। और देखिए इसका जो हमारे पास बैक कवर है इस पर नोट कीजिए। इसमें सिर्फ एक बात याद रखिएगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि अगस्त 2021। इस हवाले से थोड़ा सा मोहतात रहिएगा कि आपने जो किताब खरीदनी है, अगर आपने अभी तक कोर्स नहीं खरीदा तो आप वो एडिशन लीजिएगा जो जिस पर 2022 लिखा हुआ है, जो 2022 में शाया हुआ है। उसकी वजह ये कि जब ये किताब गुज़िश्ता साल मुतारिफ़ करवाई गई तो उसमें अहले इल्म ने, असातिज़ाए कराम ने बहुत सारी अगलात की निशानदही की। कई जगह पे मुख्तलिफ नज़्मों में मिसरे जो है उनकी तरतीब सही नहीं थी, कुछ जगह पे हवाला जहाज सही नहीं थे, तो एक मुश्किल थी। तो इस हवाले से काफ़ी जो है असातिज़ा कराम ने लिखा, बोर्ड को लिखा, टेक्स्ट बुक को लिखा, तो उन चीज़ों पर कुछ गौर फ़िक्र हुआ और कुछ तसीह की गई है। लेकिन वो तसीह आपको नए एडिशन में मिलेगी जो कि 2022 में शाया हुआ है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो किताब लें वो 2022 का एडिशन हो। अब इस किताब का टाइटल भी आपने देखा और एक छोटी सी अहम बात इसके एडिशन के हवाले से समझी। अब हम ज़रा आगे चलते हैं और इसकी फहरिस्त की तरफ चलते हैं कि क्या क्या इसमें हमारे पास चीज़ें शामिल हैं। देखिए इस वक्त हमारे पास ये इसकी फहरिस्त मौजूद है और इस फहरिस्त में हम थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं। अभी देखिए सबसे पहले हिस्सा नस्र। हिस्सा नस्र इसमें हमारे पास मज़ामीन दिए हुए, तो इसी तरह के मज़ामीन हमारे पास गुज़िश्ता किताब में भी थे। ज़ाहिर बात है कि ये तब्दील कर दिए गए हैं, अब दूसरे मुसन्निफ़, कुछ मुसन्निफ़ीन तो वही हैं, कुछ नए हैं जो पहले हमारे निसाब में शामिल नहीं थे, लेकिन ये दोनों में यकसानियत है गुज़िश्ता किताब में और इसमें जो नई किताब है हमारे पास, कि दोनों में पहला जो है वो मज़ामीन ही का हिस्सा था। उसके बाद देखिए दूसरा हमारे पास अफ़साने इस मरतबा फर्स्ट ईयर में शामिल किए गए हैं। ये हमारी पिछली किताब में नहीं थे। वहाँ पर मुख्तलिफ जो हमारे पास नॉवेल्स थे उनसे उनका कुछ हिस्सा हमें दिया गया था, लेकिन अफ़साने शामिल नहीं थे। और ये थोड़ा सा इसमें एक नई बात है हमारी फर्स्ट ईयर की किताब में कि यहाँ पर अफ़साने दिए गए हैं, जैसे कि ज़ेवर का डब्बा है, मुंशी प्रेमचंद का बाबा नूर और आबे हयात, ये अफ़साने हैं हमारे पास। तो ये अफ़साने फर्स्ट ईयर में शामिल किए गए हैं, वरना ये सेकेंड ईयर की इस वक्त की जो मौजूदा किताब है 12वीं जमात की कराची बोर्ड की, उसमें अफ़साने हैं। लेकिन अब इन्होंने फर्स्ट ईयर की जो नई किताब है उसमें भी इन्होंने अफ़साने जो है मुतारिफ करवा दिए हैं। तीसरी चीज़ हमारे पास ड्रामे, तो ये भी याद रखिएगा कि इसमें भी कि ड्रामे पिछली किताब में नहीं थे, इस मरतबा शामिल किए गए हैं। और सफ़रनामे गुज़िश्ता किताब में भी थे, इसमें भी हैं। गुज़िश्ता किताब में इब्ने इंशा का था, अब हमारे पास मुस्तफ़ा हुसैन तारड़ साहब का है, कमर अब्बासी साहब का है। उसके बाद आ जाइए नसरी मिज़ाह में मज़ाहिया मज़ामीन के हवाले से, ये हिस्सा गुज़िश्ता किताब में भी शामिल था इसी तरह का, अब भी हमारे पास शामिल है। मज़ामीन बदल दिए गए हैं, मुसन्निफ़ीन जो हैं वो थोड़े से तब्दील कर दिए गए हैं। शौकत फारमी पिछली किताब में भी थे, शफ़ीक़ुर रहमान भी थे। इब्न इंशा का मज़ाहिया मज़मून नहीं था, पिछली किताब में इनका सफ़रनामा था। तो थोड़ी सी तब्दीली के साथ बहरहाल हमारे पास ये नसरी मिज़ाह या मज़ाहिया मज़ामीन गुज़िश्ता किताब का भी हिस्सा थे और अभी भी। मकतूबात की तरफ आ जाइए, खुतूत की तरफ आ जाइए, ये हमारी पिछली किताब का भी हिस्सा थे और इस मरतबा भी निसाब में इसे शामिल किया गया है। उसके बाद अगला हम देखते हैं हिस्सा नज़्म की तरफ। तो हिस्सा नज़्म में हमेशा की तरह जैसे कि हमारी रिवायत है कि हम सबसे पहले अगर कोई शायर अपना मजमूआ कलाम भी शाया करवाते हैं तो हमेशा से
چاہے وہ باقاعدہ ہم نہ لکھتے ہوں، باقاعدہ نعت نہ لکھتے ہوں، لیکن وہ ایک روایت کو نبھاتے ہوئے حمد اور نعت اپنے کتاب میں، اپنے مجموعے میں ضرور شامل کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں بھی جو ہے حصہ نظم میں سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ موجود ہے، ماہر القادری صاحب کی کہی ہوئی، اور اس کے بعد نعت ہمارے پاس موجود ہے پروفیسر اقبال حسین کی، یہاں سے آغاز ہوتا ہے ہمارے پاس حصہ نظم کا۔ اس کے بعد دوسرا حصہ نظم میں جو ایک اور حصہ ہم کہہ سکتے ہیں وہ پابند نظموں کا ہے۔ اس طرح کی نظمیں ہمارے پاس گزشتہ کتاب میں بھی موجود تھیں، تو تقریباً یکسانیت ہے یہاں پر، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو روایات، قطعات، یہ بالکل نئی چیزیں ہیں، پہلے ہمارے پاس 11ویں جماعت کی کتاب میں شامل نہیں تھی۔ اب روایات بھی ہیں، قطعات بھی آپ پڑھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ آئیے شعری مزاح، تو یہ ہمارے پاس مزاحیہ شاعری جو تھی وہ پچھلی کتاب میں موجود تھی۔ روایات ایک نیا اضافہ ہے، قطعات نیا اضافہ ہے، قومی نغمہ الگ سے دیا گیا، یہ بھی ایک نیا اضافہ ہے، اور آزاد نظم یہ بھی ہمارے پاس ایک نیا اضافہ ہے 11ویں جماعت کی اس نئی کتاب میں۔ غزلیات پہلے کی طرح موجود ہیں، اور بڑا حصہ ہمارے یہاں عام طور پر غزلیات پر ہی مشتمل ہوتا ہے، پہلے بھی تھا، ابھی بھی ہے، 12ویں جماعت میں بھی ایسا ہی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک مختصر تعارف ہے کہ ہماری جو نئی کتاب ہے اس میں کون کون سی چیزیں ہمارے نصاب میں شامل ہیں۔ اب ہم یہ جائزہ لیں گے کہ اس نصاب سے پیپر پیٹرن کس طرح کا ہے، سوالات کیسے آتے ہیں، کتنے حصوں پر مشتمل ہمارا پیپر ہوگا۔ تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بورڈ کا جاری کردہ پیپر ہمارے پاس ایک پیپر پیٹرن کے حوالے سے ایک ماڈل پیپر موجود ہے، اس میں پوری کتاب کے حوالے سے وضاحت کی گئی ہے کہ کتنے حصے ہوں گے ہمارے اس پیپر میں، سوالات کتنے آئیں گے، کہاں کہاں سے آئیں گے، ساری وضاحت اس میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے ہمارے پاس سب سے پہلا جو ہوتا ہے حصہ الف، یہ کثیر الانتخابی سوالات یعنی ایم سی کیوز پر مشتمل ہوتا ہے۔ نشانات 20 ہیں، 20 نمبرز کا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس۔ اس میں آپ کو آپ کی پوری کتاب سے نثر بھی شامل ہے، نظم بھی شامل ہے، اس کے اندر ساری چیزوں سے آپ کو مختلف سوالات دیے جاتے ہیں۔ اب یہ یاد رکھیے گا، اس حوالے سے دو باتیں یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے سال سے یعنی جب 2022 میں پہلی مرتبہ پیپر ہوئے ہیں اس کتاب کے، تو ایک اور تبدیلی کراچی بورڈ نے کی ہے کہ اب وہ ایم سی کیوز کے جو آپ کو جوابات لکھنے ہوتے ہیں وہ اب آپ کاپی میں نہیں لکھتے، اس کے لیے وہ ایک الگ سے او ایم آر شیٹ دیتے ہیں، اور اس او ایم آر شیٹ پر آپ نے ان کے جوابات لکھنے ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اب یاد رکھیے گا کہ اس او ایم آر شیٹ کے اندر جوابات لکھنے کے لیے تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، کس طرح لکھنا چاہیے، اس کو فل کیسے کریں گے، کس طرح کی پینسل استعمال کرنی چاہیے، اگر پین استعمال کر رہے ہیں تو کس قسم کا۔ تو اس حوالے سے ہم نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں اسی چینل پر، درسی اردو پر، اس سے آپ کو بہت ساری معلومات بھی حاصل ہوگی اور آپ کئی غلطیوں سے بچ بھی سکیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے ہمارے پاس تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں، تو یہ جو ہمارے پاس ایم سی کیوز آتی ہیں یاد رکھیے گا، اب یہ پوری کتاب سے ہوتی ہیں، نثر سے بھی ہیں، نظم سے بھی ہیں۔ اب اس میں نثر اور نظم کے جو مختلف ہمارے پاس مزید ذیلی اقسام ہیں، افسانے ہو گئے ہیں، اس میں ہمارے پاس مزاحیہ مضامین ہیں، ان تمام حصوں سے جو ہیں وہ آپ کو ایم سی کیوز دیے جاتے ہیں۔ اب یہ ایم سی کیوز کتنی اقسام کے ہوتے ہیں، کس کس طرح کے عام طور پر پوچھے جاتے ہیں، اور ایم سی کیوز کو حل کرنے کا صحیح طریقہ کار کیا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا کہ یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے اور ہمیں ضرور سیکھنی چاہیے، اس سے ہم بہتر انداز سے ایم سی کیوز کو حل کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے ہم نے تیار کی ہے جو آپ اسی چینل پر یعنی درسی اردو پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس قسم کے آتے ہیں، اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، کسی ایم سی کیو کا جواب نہیں پتا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکیں گے اگلی ایک ویڈیو کے اندر۔ اس کا دیکھیے ہمارے پاس دوسرا حصہ ایم سی کیوز کے بعد ہمارے پاس دیکھیے دوسرا جو حصہ بے ہے، یعنی پہلا حصہ جو حصہ الف تھا 20 نمبرز کے اس میں ایم سی کیوز تھے، ان کے جوابات آپ نے او ایم آر شیٹ پہ لکھیے اور وہ آپ تقریباً 20 منٹ کے بعد ہی جو ہے وہ آپ سے پیپر لے لیا جائے گا۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ حصہ بے جو ہے مختصر جواب کے سوالات کی 50 نمبر پر مشتمل ہے۔ اب یاد رکھیے گا کہ اس میں سوال نمبر جو 2 ہیں یہ مندرجہ ذیل میں سے کسی دو کی تشریح شاعر کے حوالے سے کیجیے۔ دیکھیے گا کہ یہاں پر آپ کو تقریباً 5 یا 6 اشعار دیے جاتے ہیں اور تمام کے تمام اشعار کا تعلق جو ہوتا ہے آپ کی کتاب کے حصے نظم کے جو غزلیات، اس میں جو غزلیات شامل ہیں وہاں سے لے جاتے ہیں۔ تو یہ اشعار سارے کے سارے غزلیات سے لیے جاتے ہیں، غزلوں سے لیے جاتے ہیں۔ ان میں سے آپ کسی دو کی تشریح کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ تشریح کرتے وقت صحیح طریقہ کار یہی ہوگا کہ پہلے آپ نے شاعر کا تعارف کروانا ہے، اس کے بعد تشریح بھی کریں گے، اور کوشش کیجیے کہ اگر آپ
शेर का मरकजी ख्याल लिख सकें बहुत मुख्तसर अंदाज से, चाहे भले से कोई मुकम्मल जुमला ना हो, बहुत बेहतर होगा। और अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करें और अगर आप उस शेर का मुमासिल शेर भी लिख सकें तो क्या कहें, बहुत अच्छा होगा। वरना याद रखिए ज़रूरी तो नहीं है कि मुमासिल शेर लिखना, लेकिन लिख दें तो बहुत फ़र्क पड़ता है, एक अच्छा तासुर जो है वो एग्जामिनर पर कायम होता है। तो ये आपको 5 या 6 अशार आपको दिए जाएंगे गज़लों से, उनमें से 2 की तशरीह आपने करनी होगी शायर के हवाले के साथ। और इस तरह से हर शेर की तशरीह जो आप करेंगे वो 5 निशानात पर मुश्तमिल होगी, यानी 5 नंबर्स की होगी। एक सवाल ये हो जाएगा, सवाल नंबर 2। अब आइए सवाल नंबर 3 की तरफ। देखिए सवाल नंबर 3 के हवाले से याद रखिएगा कि इसमें इसका ताल्लुक हिस्सा नस्र से है कि मुंतखब करदा इक़्तिबास के मुसन्निफ़ और सबक का नाम तहरीर कीजिए। दर्ज झैल में से किसी एक इक़्तिबास की तशरीह कीजिए। देखिए आपके यहाँ जो मुख्तलिफ मज़ामीन दिए गए हैं, उन मज़ामीन में से किसी भी 2 मज़ामीन में से या 3 मज़ामीन में से कुछ चंद सतरें मुंतखब करके दे दी जाएंगी। अब ये जो चंद सतरें मुंतखब करके दी जाती है वो कहलाता है इक़्तिबास। तो आपको मुख्तलिफ मज़ामीन में से चंद सतूर मुंतखब करके दी जाएंगी, यानी इक़्तिबास दे दिए जाएंगे। अब आपने इनकी तशरीह करनी है। ये 8 नंबर का सवाल है, लेकिन याद रखिएगा जैसे कि आप सवाल नंबर 3 में गौर कीजिए कि अलिफ में कहते हैं कि इक़्तिबास के मुसन्निफ़ और सबक का नाम तहरीर कीजिए। इसका मकसद कि जब आप इन तीनों इक़्तिबासात में देखिए, इक़्तिबास नंबर 1 पहला ये हमारे पास जो मौजूद है, ये बात हमको भूलनी नहीं चाहिए। ये हमारे पास इल्म एक ख़ज़ाना ग़ैबी, और तीसरा देखिए हम जानते हैं कि तुम जिंदा हो। अभी देखिए 3 जो इक़्तिबासात हैं, इनमें से फ़र्ज़ कीजिए कि आपने ये तय किया कि आप तशरीह जो करेंगे वो पहले इक़्तिबास की करेंगे, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि इसकी तशरीह करने से पहले जब आपने सवाल नंबर 3 डाल दिया, तो अब आप सवाल नंबर 3 में जो अलिफ है पहले उसका जवाब लिखेंगे। तो उसमें पहले आपने इस इक़्तिबास के मुसन्निफ़ का और सबक का नाम तहरीर करना है। इसका मकसद इसमें हवाला सबक शामिल होगा और हवाला मुसन्निफ़। तो हवाले सबक तो चलें 1-2 सतूर पर मुश्तमिल हो सकता है। जब मुसन्निफ़ की बात करें तो कोशिश करें कि मुख्तसर सा तारुफ़ 3-4 सतूर में आप उस मुसन्निफ़ का बयान कर सकें। फिर तीसरी एक शेर शुरू की, तीसरी आप हेडिंग लगाएंगे तशरीह की, फिर आप इस इक़्तिबास की तशरीह करेंगे। इसका मकसद इस सवाल को हल करने में 3 चीज़ें आपके पास लाज़िमन होनी चाहिए। जैसे कि इन्होंने पूछा कि अलिफ में आप पहले इक़्तिबास के मुसन्निफ़ और सबक का नाम तहरीर कीजिए। इसका मतलब आपको 2 हेडिंग यहाँ पर डालनी है। पहले में आप डालिए हवाला सबक, बताइए कि इक़्तिबास किस सबक से लिया गया है। उसके बाद हवाला मुसन्निफ़, और फिर जो भी उस सबक के मुसन्निफ़ हैं, मज़मून निगार हैं, मिज़ाह निगार हैं, अफ़साना निगार है, जहाँ से भी दिया गया है, फिर आपने उनका मुख्तसर सा तारुफ़ लगाना है 3-4 सतूर में। लेकिन इस तरह कीजिए कि खाका 3-4 सतूर में हो, लेकिन उनके बारे में उनकी एक शख्सियत का खाका ज़रूर, लेकिन तफसील से तो नहीं आ सकता 3-4 सतूर में, लेकिन एक हल्का सा जो बहुत मोटी-मोटी बातें हैं उस शख्सियत के हवाले से वो सामने आ जाए, वो नुमायाँ हो जाए, ये बेहतर होगा। फिर आप तीसरी हेडिंग डालेंगे, ये हिस्सा बे में डलेगी, जिसमें आप तशरीह लिखेंगे और फिर आप इस इक़्तिबास को अपने अल्फाज में आप इसको फैला कर लिखेंगे, वज़ाहत के साथ लिखेंगे, मिसालों के साथ लिखेंगे। तो हिस्सा अलिफ में 2 हमें हेडिंग्स डालनी है, हवाला सबक और हवाला मुसन्निफ़, और फिर इस सवाल के जब बे हिस्सा हम करेंगे उसमें हम हेडिंग डालेंगे तशरीह की, और फिर हमें तशरीह करनी होगी। तो ये सवाल हमारे पास 8 नंबर का है। उसके बाद देखिए इस हवाले से इन्होंने पहले ही हमारे लिए बड़ी जो है वो रहनुमाई की है बोर्ड ने कि तशरीह जो जहाँ से आएगी उसमें आपने तवज्जो किस पर देनी है। तो याद रखिए कुछ मज़ामीन हैं जैसे कौमी इत्तेफाक है, ज़बानी गोया है, तख्लीक़ कायनात है, कुछ ज़रिया तालीम के बाब में, सिंधी शायरी के तराजे, असल में ये 5 मज़ामीन हैं। उसके बाद थर की नादिया कमाची और मिल्का बिल्कीस का महल, ये दोनों सफ़रनामे हैं, और जो आपके पास खतूत शामिल किए गए हैं गालिब के, इकबाल के और मुशफ़िक़ ख्वाजा, वहाँ से भी इक़्तिबास दिए जा सकते हैं। तो 3 जगह से इक़्तिबास आ सकते हैं। मज़ामीन से, जैसे कि आपने देखा कौमी इत्तेफाक, ज़बानी गोया, ये तमाम के तमाम जो हैं वो मज़ामीन हैं। और थर की नादिया कमाची और मिल्का बिल्कीस का महल, ये हमारे पास दोनों सफ़रनामे हैं। और तीसरा जहाँ से आपको इक़्तिबासात दिए जा सकते हैं वो आपके पास खतूत हैं। उसका देखिए सवाल नंबर 4 की तरफ आते हैं, ये भी 8 नंबर का है। सवाल नंबर 3 की तरह सवाल नंबर 4 भी 8 नंबर का है कि इसमें देखिए लिखा हुआ है पहले हिस्सा अलिफ में कहते हैं कि नज़्म के शायर का मुख्तसर तारुफ तहरीर कीजिए। कौन सी नज़्म, ये भी आगे आ जाएगी। फिर सवाल का जो बे दिया हुआ हिस्सा जुज़ बे जो है कि दर्ज झैल से किसी एक नज़्म का मरकज़ी ख्याल तहरीर कीजिए। देखिए इसमें आपको 3
जो नज़्म हैं, 3 नज़्मों के उन्वानात दिए गए हैं, उनमें से किसी एक का मरकज़ी ख़्याल तहरीर करना है। फ़र्ज़ कीजिए आपने तय किया कि आप चुप की दाद का मरकज़ी ख़्याल लिखेंगे, तो अब आप इसी नज़्म के शायर का मुख्तसर तारुफ़ लिखेंगे। तो याद है कि हिस्सा अलिफ में जो आपसे पूछा गया है कि नज़्म के शायर का मुख्तसर तारुफ़ तहरीर कीजिए, तो किस नज़्म के शायर का? जब आप हिस्सा बे में आप ये तय कर लेंगे इसके जुज़ बे में कि आपने इन नज़्मों में से किस नज़्म का मरकज़ी ख़्याल तहरीर करना है, जिसको भी आप मुंतखब करते हैं उसी नज़्म के शायर का आपने मुख्तसर तारुफ़ सवाल नंबर 4 के हिस्सा अलिफ में बयान करना होगा। उसके बाद देखिए कि इस सवाल के साथ आप देख सकते हैं कि या लिखा हुआ है, इसका मकसद हमें यहाँ पर इसके साथ एक चॉइस दी हुई है। अब वो चॉइस क्या है वो हम देखते हैं। देखिए इसमें कि अगर आप मरकज़ी ख़्याल नहीं लिखना चाहते तो फिर उसके साथ हमें एक और जो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, चॉइस दी हुई है, वो ये कि अलिफ तशरीह करदा जुज़ के शायर और नस्ल का नाम तहरीर कीजिए। बेदरसेल जुज़ की तशरीह कीजिए कि अब आपको किसी भी नज़्म से एक बंद दे दिया जाएगा और आप उस बंद की तशरीह करेंगे जुज़ बे में। लेकिन याद रखिएगा वही बात कि इसके हिस्सा अलिफ में पहले आप तारुफ़ करवाएंगे कि ये नज़्म, ये जो बंद है किस नज़्म से लिया गया है, तो आप हवाला नज़्म देंगे पहले और उसके बाद दूसरी हेडिंग आप हिस्सा अलिफ को हल करते वक्त जो ज़रूरी होगी वो हिस्सा तारुफ़ शायर होगा, हवाला शायर या तारुफ़ शायर, वो आप बयान करेंगे। फिर इसके हिस्सा बे में आपको जो ये बंद दिया गया है आपने इसकी तशरीह लिखनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सवाल में आपको जो बंद दिया गया है तो हिस्सा अलिफ में उस बंद के हवाले से, वो जिस नज़्म से लिया गया है उस नज़्म का हवाला दीजिए। दूसरा, उस नज़्म के शायर कौन सी हैं, एक और शेर के डालिए, एक और हेडिंग डालिए हवाले शायर की, उसमें शायर का मुख्तसर तारुफ करवाइए। फिर हिस्सा बे में आपने इस बंद की तशरीह करनी है। इस हवाले से देखिए हमारे पास कुछ गाइडलाइंस मौजूद हैं। वो ये कि बंद की तशरीह और मरकज़ी ख्याल किन किन नज़मों से आएगा। तो देखिए हमारे पास निसाब में जो नज़में उनमें से इन्होंने मुंतखब कर दिया, हमारे लिए आसानी होगी। रहे नाम अल्लाह का, दास्तान तैयारी में बाकी, यारब चमन नज़्म को गुजार इरम कर, चुपकी दाद मर्द मुसलमान, नवाइस रोज, साइड इफ़ेक्ट्स, ये वो नज़में हैं जहाँ से आपको बंद दिया जा सकता है या जिनका मरकज़ी ख्याल दिया जा सकता है। तो आप पर अब इसका इन्हिसार है कि आप तशरीह करना चाहते हैं या मरकज़ी ख्याल लिखना चाहते हैं, इसमें चॉइस दी गई। अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 में देखिए हमारे पास के मुंतखब करदा सबक के मुसन्निफ़ का मुख्तसर तारुफ तहरीर कीजिए। दर्ज झैल में से किसी एक सबक का खुलासा तहरीर कीजिए। देखिए आपके पास जो मुख्तलिफ अफसाने मौजूद हैं, मुख्तलिफ ड्रामे मौजूद हैं, तो उस हवाले से याद रखिएगा कि आपको किसी भी ड्रामे, किसी भी अफसाने से खुलासे के लिए देखिए ना इसबाक मुख्तस किए हुए, फाक़े में रोज़ा, ज़ेवर का डब्बा, तो इनमें से, इन मज़ामीन या ड्रामों में से, अफसानों में से आपको किसी 2 या 3 आपको दे दिए जाएंगे, उनमें से आपने किसी एक का जो है वो आपने खुलासा तहरीर करना है। लेकिन खुलासा इस सवाल का जुज़ बे होगा। जुज़ अलिफ में सबसे पहले आपने, मिसाल के तौर पर आपने ज़ेवर का डब्बा, फ़र्ज़ कीजिए कि आपने इसका खुलासा लिखना है, तो पहले आपने इसके मुसन्निफ़ का तारुफ़ करवाना होगा। मुंशी प्रेमचंद हैं, उनका आप तारुफ़ करवाएंगे हिस्सा अलिफ में। उसके बाद हिस्सा बे में फिर आप खुलासे की हेडिंग डालकर आप इसका खुलासा लिखेंगे। अब ये खुलासा कहाँ से आएगा एक बार फिर देख लीजिए, आप इस बॉक्स में देख सकते हैं वो मज़ामीन, वो ड्रामे आपके सामने जो हैं वो उनको दर्ज कर दिया गया है जहाँ से ये खुलासे आप लोगों को दिए जाएंगे। लेकिन याद रखिए इसको आपने जब भी हल करना है सवाल को, इसके भी 2 हिस्से होंगे। अलिफ में सबक के मुसन्निफ़ का मुख्तसर तारुफ़ करवाना है, 2 नंबर का होगा, और इसके बाद आपने दूसरी जुज़बे में हेडिंग डालनी है खुलासे की, फिर आप इसका खुलासा लिखेंगे। उसका देखिए अगर आप इस सवाल को खुलासे को नहीं करते तो उसके बाद फिर आपके पास एक और ऑप्शन होता है, वो ये है कि आपके हर सबक के आखिर में कुछ मुख्तसर सवालात दिए गए हैं, मुख्तसर जवाबात के सवालात दिए गए हैं। और ये बहुत अच्छा होता है कि हर सबक को पढ़ने के बाद इन सवालात के जवाबात देने चाहिए। इससे पता चलता है कि वो सबक हम किस हद तक समझ सके हैं। तो वहाँ से ये जो मुख्तसर जवाब के सवालात हैं वो आपको दे दिए जाते हैं और ये हर सबक के आखिर में मौजूद हैं। इनमें से किसी 2 सवालात के जवाबात तहरीर करने होते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप ये सवाल भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि या तो खुलासा लिखिए या फिर इन मुख्तसर जवाब के सवालात जो आपको दिए गए इनमें से किसी 2 को हल कीजिए। जब आप
पर इसका इंहिसार होगा, जिससे आपकी बेहतर तैयारी हो, जिस तरफ या जिस सवाल को आप हल करना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्जी होगी। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास शायरी से इसका ताल्लुक़ है, इसका नज़्म से ताल्लुक़ है हमारे पास, कि जो मुख्तलिफ हमारे पास शेरी इस्तिलाहात होती हैं, शेरी इस्तिलाहात की एक बहुत तवील फहरिस्त हमारे पास मौजूद है, लेकिन उनमें से हमारे सामने कुछ शेरी इस्तिलाहात को यहाँ पर लिखा गया है, बता दिया गया है कि सिर्फ यही आपके निसाब में शामिल हैं और यहीं से पूछा जाएगा। सनत तलमी है, सनत तज़ाद है, तो सनत तशबीह है, सनत इस्तारा है, तो ये आपके पास तकरीबन 10 हैं। इनमें से किसी 4 को आपको दे देंगे, उनकी 2 की आपने तारीफ़ करनी है, लेकिन तारीफ़ करने के साथ साथ आपने उनकी शेरी अमसाल, शेरी मिसालें, कुछ अशार दर्ज करने हैं जिसमें इन सनतों का इस्तेमाल किया गया हो। उसके बाद देखिए या करके इसमें एक और जो है वो हमें ऑप्शन दिए गए। ये बहुत आसान इसका ऑप्शन है। अगर आप इस सवाल को हल करना में अगर आप समझते हैं कि थोड़ा सा आसानी आपको चाहिए, तो फिर आप इसके साथ जो चॉइस मौजूद है उस तरफ जाइए। देखिए कि शामिल निसाब गज़लियात में से 2 शुरा के 2-2 अशार तहरीर कीजिए जो पर्चे में शामिल ना हो। देखिए इसमें आप किसी भी शायर की 2 गज़लें या अलग अलग 2 शायर ले लीजिए, उनकी एक एक गज़ल, उनके 3-3 अशार याद कीजिए। यानी आप चाहें तो किसी भी 2 शुरा कराम को मुंतखब कर लीजिए अपनी किताब में से और हर शायर की गज़ल का 3 जो है वो अशार याद कर लीजिए, लेकिन याद रखिएगा कि उन अशार में जो मक्ता गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना नाम या तखल्लुस इस्तेमाल करता है वो ज़रूर याद करें। अब इससे क्या होगा, हमें तो 2-2 लिखने होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 3-3 याद क्यों कर रहे हैं? उसकी वजह यह है कि देखिए इसमें एक हमें हिदायत दी गई है कि अशार वो लिखते हैं जो पर्चे में शामिल ना हो। मिसाल के तौर पे अगर फ़र्ज़ कीजिए आपने गालिब के 2 अशार याद किए थे गज़ल के, अब उनमें से एक आ गया आपके इम्तिहान में आपको दे दिया गया मिसाल के तौर पर, अभी आपने देखा था पिछले हमारे पास सफ़े पे मौजूद हैं, कि गज़ल के शेर में आ गया। अब ज़ाहिर बात है आप वो नहीं लिख सकते। अगर आपने सिर्फ 2 याद किए होंगे तो अब आप इस सवाल को मुकम्मल तौर से हल नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ एक ही शेर बाकी रह गया है। तो क्या करें, आप किसी भी शायर की गज़ल के 3 अशार याद कीजिए, तो उनमें मक्ता ज़रूर हो, क्योंकि मक्ता आपको आमतौर पर बल्कि कभी भी आपको तशरीह के लिए नहीं दिया जाएगा, क्योंकि तशरीह करते वक्त वो आपसे कहा जाता है कि आप शायर का हवाला दें। अब अगर वो मक्ता दे देंगे तो उसमें शायर का नाम या तखल्लुस मौजूद होगा, तो ज़ाहिर बात है कि पहचानना, उसकी शनाख्त करना बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए कभी भी मक्ता नहीं दिया जाता। तो मक्ता याद करने से ये होगा कि इस सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास लाज़मन मक्ता तो आप लिख ही देंगे। इसके अलावा आपने उसी शायर के 2 अशार और याद किए हुए हैं। अब उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा वो एक गज़ल का एक ही शेर दे सकते हैं, एक आपके इम्तिहान में आ गया, पर्चे में आ गया, अब एक बचा। तो इस तरह से आपको किसी भी 2 शुराए कराम के आप एक एक गज़ल ले लीजिए और उस गज़ल के 3-3 अशार याद कीजिए, लेकिन याद रखिए कि जब आप 3 अशार का इंतखाब करें, 2 तो कोई भी ले लीजिए आप, पहला, दूसरा, तीसरा, तो जो भी आपको शर्त है ले लीजिए, लेकिन आखिरी शेर मक्ता ज़रूर लीजिए। तो ये बहुत आसान सा, इसकी अगर आप तैयारी करना चाहें तो ये तो मेरे ख्याल है कि चंद मिनट्स के अंदर जो है वो आप ये काम कर सकते हैं। और अब हम इस सभी के सवाल नंबर 7 की बात करते हैं। देखिए हमारे पास अब अगले हम अपने मॉडल पेपर के अगले सफ़े पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सवाल नंबर 7, दर्ज मुहावरों में से 4 को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अब आपकी किताब है, बहुत सारे अफसाने, ड्रामे हैं, तो उसमें बहुत सारे मुहावरात भी इस्तेमाल किए हैं। तो जो किताब के मुख्तलिफ असबाक में मुहावरे इस्तेमाल हुए हैं वो भी आपको दिए जा सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी इस किताब के आखिर में जो मश्क दी गई हैं उसमें भी कहीं कहीं पर कुछ हमें मुहावरात दिए गए हैं, तो हमें उनकी भी तैयारी करनी होगी। तो ये 4 मुहावरात को आपने अपने जुमलों में इस्तेमाल करना होगा। इसके साथ हमें एक चॉइस दी हुई है कि अगर हम मुहावरे वाला सवाल हल करना नहीं चाहते तो उसके बाद ये कि दर्ज झैल में से किसी 2 असनाफ की तारीफ़ कीजिए। अब देखिए अदब, लिटरेचर, इसकी 2 बड़ी बड़ी टाइप्स तो होती हैं हमारे पास, नस्र यानी प्रोस और दूसरा शायरी या नज़्म, जिसे इंग्लिश में पोइट्री या वर्ड्स कहा जाता है। अब उनमें से कुछ असनाफ हमें दी हुई हैं। देखिए ये हमारे पास 10 असनाफ हैं, मज़मून, अफसाना, ड्रामा, सफ़रनामा, खुतूत निगारी, नात, मस्तवी, गज़ल, मरसिया और नज़्म। इन 10 में से आपको 4 दी जाएंगी, किसी 2 की तारीफ़ करनी होगी। लेकिन याद रखिए जब असनाफ की आप तारीफ़ करेंगे तो 2 बातों का ख्याल रखिए कि इसमें एक लाजमन, पहले तो आप बताइए कि ड्रामा क्या होता है या मरसिया क्या होता है। दूसरा उसके बाद थोड़ी वजाहत कीजिए कि उर्दू अदब में इस ड्रामे का पस मंज़र क्या है या मरसिया का पस मंज़र क्या है। तो एक मुख्तसर सा नोट भी अगर हम तारीफ़ के साथ शामिल कर दें
تو یہ بہت بہتر ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیے ہمارے پاس اگلا حصہ جیم ہے، تفصیلی جواب کے سوالات۔ یہ آپ کے 15 نمبر کا ایک سوال ہوگا، مجموعی طور پر 30 نمبر اس حصہ جیم کے لیے مختص ہیں۔ اب سوال نمبر 8 میں کہ درج ذیل میں سے کسی ایک شاعر کے کلام کی خصوصیات تحریر کیجیے۔ اس حوالے سے ہماری کتاب میں شعراء کی تو کافی تعداد ہے، لیکن انہوں نے مختص کر دی ہیں یہ 8 شعراء جو اس سوال کے لیے بہت اہم ہوں گے اور تیاری بھی انہیں کی کرنی ہے۔ خواجہ میر درد، میر تقی میر، خواجہ حیدر علی آتش، مرزا غالب، حسرت موہانی، احسان دانش، نذیر اکبر آبادی، علامہ اقبال۔ ان 8 شعراء کرام میں سے کسی 3 یا 4 کو آپ کو دے دیے جائیں گے اور آپ ان میں سے کسی ایک شاعر کے کلام کا جائزہ لیں گے، اس کے اسلوب پر بات کریں گے۔ تو یہ ہمارے پاس سوال 15 نمبر کا ہوگا۔ اس کے بعد سوال نمبر 9 کی طرف آئیے، تو اس میں آپ کو نثر نگار، پروز رائٹر، اب اس حوالے سے بھی دیکھیں کہ انہوں نے بہت سارے ہمارے پاس نثر نگار ہیں ہماری کتاب میں، ان میں سے 8 کی نشاندہی کر دی ہے کہ یہ سوال ان 8 نثر نگاروں کے حوالے سے پوچھا جائے گا۔ سر سید احمد خان، خواجہ نظامی، منشی پریم چند، احمد ندیم قاسمی، آغا اشر کاشمیری، امتیاز علی تاج، شوکت تھانوی اور ابن انشا۔ یہ 4 آپ کو دیے جائیں گے، ان میں سے کسی ایک 8 ہیں، ان میں سے 4 آپ کو دیے جائیں گے، کسی ایک کی طرز تحریر کی آپ نے خصوصیات لکھنی ہوگی، تو تیاری بھی آپ نے انہی 8 کی کرنی ہوگی۔ اس کے بعد دیکھیں اس سوال نمبر 9 میں ایک آپ کو چوائس دی گئی ہے، اور چوائس یہ کہ اگر آپ یہ نثر نگار والا سوال نہیں کرتے تو ایسی صورت میں آپ کو وہ ایک مضمون آپ کو لکھنا ہوگا، جیسے یہاں پر دیکھیں اپنے کالج میں منعقدہ تقریب پہ تقسیم انعامات کا آنکھوں دیکھا حال تحریر کیجیے، ایک مضمون لکھنا ہوگا۔ اب اس سوال کو اٹینڈ کرنے کے لیے یاد رکھیں کہ ہمیں مضمون کے حوالے سے بنیادی باتوں کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ مضمون کیسے لکھا جاتا ہے، ایک مضمون میں یعنی ایسے میں اور ایک پیراگراف میں کیا فرق ہوتا ہے، اور جب پیراگراف یعنی مضمون ہم لکھتے ہیں تو اس کے مختلف پہلوؤں کا ہم جائزہ لیتے ہیں، تو الگ الگ پیراگراف کیسے بناتے ہیں، ہر پیراگراف کا کی سینٹینس کیا ہوتا ہے، یہ بنیادی باتیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی ویڈیوز میں مضمون کس طرح لکھا جاتا ہے، ایک اچھے مضمون کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ تو اب تک ہم نے بات کی کہ ہماری جو نئی کتاب ہے اس کا سلیبس کیا ہے، اس کا پیپر کس طرح کا آتا ہے، کتنے سوالات ہوں گے، اور خلاصے کی بات ہو، چاہے نثر نگار کی بات ہو، شعراء کرام کی بات ہو، وہ کہاں سے کس طرح سے جو ہے وہ لیے جاتے ہیں۔ اگر آپ ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر اپنے پیپر کی تیاری کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت بہتر انداز سے اپنے پیپر کی تیاری کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ آپ سیکنڈری اسکول کے طالب علم ہوں یا کالج کے، آپ ڈگری کلاس میں زیر تعلیم ہوں یا آپ کسی بھی پروفیشنل ادارے میں انٹری ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں، انگلش تمام ایگزامز اور ٹیسٹ کا لازمی حصہ ہے اور اب اس کی تیاری کرنا بے حد آسان ہے۔ ہمارا چینل ایزی انگلش بائی محمد رئیس انگلش گرامر کے مشکل ٹاپکس کو انتہائی آسان اور دلچسپ انداز میں پیش کرتا ہے، اور ہر ٹاپک کے اختتام پر مختلف امتحانی پرچہ جات میں آنے والے سوالات حل کر کے بہترین عملی مشق کی سہولت بھی فراہم کرتا ہے۔ تفصیلی مطالعے اور مکمل مہارت کے حصول کے لیے ہمارے چینل ایزی انگلش بائی محمد رئیس کو وزٹ کیجیے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے تعلیمی معیار اور دلکش پیشکش کو ضرور پسند کریں۔